बात है याद रखने वाली मैनेजमेंट की हिस्ट्री के हवाले से, वो ये है कि मैनेजमेंट इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड। कुछ 100 साल पुरानी कहानी है, इससे पुराना सब्जेक्ट नहीं है ये। दूसरी बुनियादी बात ये है कि जो मैनेजमेंट है, इसकी जो फाउंडेशन है दैट इज़ हेविली बारोड, बारो किया हुआ है बहुत कुछ। तो आपको अभी पता चल भी जाएगा कि डिफरेंट फील्ड्स जो एकेडमिक्स की हैं, उनसे बारो किया हुआ है। जैसे फेडरिक टेलर का मैंने नाम लिया था, तो फेडरिक टेलर एक इंजीनियर था, तो साइंसेस की तरफ से काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मैंने लास्ट क्लास में लिए थे, जो कि सोशल साइंसेस से थे, सोशियोलॉजिस्ट थे या साइकोलॉजिस्ट थे। तो मैनेजमेंट इज़ हैविली बारोड फील्ड, कि इसकी जो फाउंडेशन है उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स की कंट्रीब्यूशन है। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मैनेजमेंट का, जिसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में कुछ बात की भी थी। और फिर ये कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए उसकी हिस्ट्री को देखने की क्यों ज़रूरत होती है। कुछ एविडेंस तलाश करने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री से, कि जब मैनेजमेंट का नाम तो मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। उसके बाद जो दूसरा अहम काम होगा वो है कि मैनेजमेंट की हिस्ट्री को स्टडी करते हुए आपको डिफरेंट 4 ऐसे फेजेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो फेज़ है दैट इज़ क्लासिकल अप्रोच। इसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ्रेडरिक टेलर, फ्रैंक गिलब्रेथ और लिलियन गिलब्रेथ, ये 3 ऐसे स्कॉलर्स थे जिनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर इंजीनियर था, फ्रैंक जो गिलब्रेथ है, ये एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर था, और जो लिलियन गिलब्रेथ है, ये उसकी वाइफ थी, ये साइकोलॉजिस्ट थी। तो मिस्त्री से शादी की थी उसने। उसके बाद हेनरी फॉयल का नाम मैंने लिया था लास्ट क्लास में। हेनरी फॉयल की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या प्रपोज किया था उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस। सर नहीं नहीं, वो पीटर ड्रकर थे। वो पीटर ड्रकर थे। हेनरी फॉयल ने मैनेजमेंट के फंक्शंस डिफाइन किए थे। और उसके बाद मैक्स वेबर हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन है। ये क्लासिकल टाइम इसको कहा जाता है मैनेजमेंट का, जिसमें इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये मैनेजमेंट को कंट्रीब्यूट करने वाले जितने भी लोग थे, या साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, हेनरी फॉयल एक फ्रांस के बिजनेसमैन थे, और मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो सोशल साइंसेस और साइंसेस, इन दोनों की कन्वर्जेंस आपको होती हुई नज़र आती है। और एक पहले सेशन में मैंने सवाल रखा था आपके लिए कि आप लोगों ने इन तमाम सेशंस के बाद एक कंसिडर्ड ओपिनियन बनाना है कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, आर्ट, नीदर और बोथ। तो आज की डिस्कशन से मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। उसके बाद जो अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा हमारा हिस्ट्री को स्टडी करते हुए मैनेजमेंट की, वो ये है कि क्लासिकल अप्रोच के बाद जो अगला टाइम आता है मैनेजमेंट में, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच का है। मतलब चीज़ों को क्वांटिफाई करना, न्यूमेरिकली 2 जमा 2 4 के फार्मूले से स्टैब्लिश करके समझने की कोशिश करना। और इसी में जो अगला कंट्रीब्यूशन है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का है। ये कॉन्सेप्ट आया क्वांटिटेटिव अप्रोच के तहत कि आपको जो क्वालिटी है इन द मैनेजमेंट फील्ड, इसके ऊपर काफ़ी फोकस करना होता है। और उसके बाद अगला जो स्कूल ऑफ थॉट है, या जो अगली डेवलपमेंट होती है मैनेजमेंट की हिस्ट्री में, वो ये है कि कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ थ्योरिस्ट ने ये प्रपोज किया कि मैनेजमेंट के अंदर जो बिहेवियरल अप्रोच है, सिंस वी आर डीलिंग विद द ह्यूमंस, तो ह्यूमंस का बिहेवियर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। स्टेज के ऊपर तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाके तो एक नया फील्ड इमर्ज हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों ने एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है।
उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी बिहेवियरल अप्रोच की बात होगी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात होगी या हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट की बात होगी, तो हॉर्थॉर्न स्टडीज़ का ज़िक्र ज़रूर होगा। इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या स्टडीज़ थी, क्योंकि मैनेजमेंट की हिस्ट्री और मैनेजमेंट का जो इस वक्त हमें पूरा एक सब्जेक्ट नज़र आता है, एक फील्ड नज़र आती है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था हॉर्थॉर्न स्टडीज़। इसके ऊपर हम देखेंगे ये क्या स्टडीज़ थी, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा मैनेजमेंट की डिसिप्लिन के ऊपर। और उसके बाद कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कंटेम्प्रेरी क्या होता है? व्हाट इज़ कंटेम्प्रेरी? कंटेम्प्रेरी बेसिकली होता है प्रेजेंट टाइम, आजकल मौजूदा ज़माने में मैनेजमेंट के कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं जिनके ऊपर बात कर सकते हैं। उसमें सिस्टम अप्रोच के ऊपर बात की जाती है और फिर ये देखने की कोशिश की जाती है कि सिस्टम, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम लें तो वो कैसे हेल्प करती है कि हमने अंडरस्टैंड करना हो मैनेजमेंट को। इस तस्वीर में जो पूरी हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट है उसको समराइज किया हुआ है। पहला फेज जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत अर्ली एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं मैनेजमेंट की। और नीचे जैसे नज़र आ रहा है कि 3000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1776 तक का जो एरिया है, ये जो टाइम फ्रेम है, इसको कहा जाता है कि ये अर्ली टाइम पीरियड ऑफ मैनेजमेंट है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 1776 का ईयर आपने याद रखना है, ये बहुत सिग्निफिकेंट ईयर था और इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और ये वो साल था, अभी बता देता हूँ, कि जिसमें एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जिससे बुनियाद पड़ती है और फाउंडेशन स्टैब्लिश हो जाती है कि मैनेजमेंट के फील्ड ने, मैनेजमेंट के डिसिप्लिन ने इमर्ज होना है। और उसके बाद जो दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर है, अगर आप हिस्ट्री को देखना चाहते हैं और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखना चाहते हैं मैनेजमेंट की, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इसलिए पड़ गया कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मार्केट उतनी ही है, जिन लोगों को, जिन कंज्यूमर को आपने सर्व करना है वो उतने ही हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोडक्शन है दुनिया के अंदर, जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सर्विसेज एंड गुड्स है, वो कई फोल्ड बढ़ गई। और कहा जाता है कि तकरीबन पूरी दुनिया की जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस था वो 5000 गुना बढ़ गई। तो इससे एक बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट ये नतीजा निकला कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ गई है तो उसको बेचना कहाँ है, क्योंकि मार्केट तो उतनी ही है, दुनिया की आबादी तो उतनी ही है, पोटेंशियल कंज्यूमर में तो 5000 गुना इजाफा नहीं हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी एक बुनियाद रख दी कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को और एज वेल एज टू द कंज्यूमर्स एक स्पेसिफिक लेंस से देखने की ज़रूरत होगी। और जैसे पिछली किसी क्लास में मैंने कहा था कि एक तरीका तो ये होता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग नीड को फुलफिल करते हैं, और एक अल्टरनेट तरीका ये होता है कि आप एक नीड जनरेट करते हैं या वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पे नीड एग्जिस्ट करती हो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक ऐसी बुनियाद फराहम कर दी बिजनेसेस को और मैनेजमेंट को कि आप वो नीड पहले तो ढूंढें कहाँ पे है, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो नीड को क्रिएट करें। उसके बाद जो दूसरा टाइम फ्रेम है, जैसा मैंने कहा कि क्लासिकल अप्रोच का है, वो 1911 से लेके 1947 तक का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट और जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज डेवलप हुई, इसके ऊपर हम तफसील से आगे जाके बात करेंगे। फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच की मैंने बात की, जिसके अंदर नंबर्स की बुनियादी अहमियत हो गई कि डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन नंबर्स एंड क्वांटिफाइबल डाटा, जिसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फील्ड है जो इमर्ज होकर सामने आया। और फिर जो तीसरा फेज है मैनेजमेंट की हिस्ट्री का, दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल अप्रोच, कि बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन इज वेरी क्रिटिकल, उसको स्टडी करना है। इसके कुछ अर्ली एडवोकेट्स थे, जो थ्योरिस्ट थे, जो अर्ली मैनेजमेंट की थ्योरी के अंदर उन्होंने डेवलप किया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों ज़रूरी है। और फिर हार्थॉर्न स्टडी का मैंने जिक्र किया, और उसकी बुनियाद के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक पूरा फील्ड हमारे सामने आता है।
और चौथा और आखिरी फेज़ जो मैनेजमेंट की हिस्ट्री के हवाले से हम देखेंगे, वो क्वांटिटेटिव अप्रोच के बाद, बिहेवियरल अप्रोच के बाद कंटेम्प्रेरी अप्रोच होगी, जिसके अंदर मैंने कहा कि सिस्टम थ्योरी या सिस्टम अप्रोच कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, और दूसरा कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी क्या होती है? व्हाट इज कॉन्टिजेंसी अप्रोच? कॉन्टिजेंसी क्या होती है? व्हाट इज कॉन्टिजेंसी? एनीवन? कॉन्टिजेंसी इज सिचुएशन, इवेंट। एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट सामने आया जिसने कहा कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट सिचुएशंस, इट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट्स। आप प्लान करते हैं एक साल का, अब इस चीज़ की तो गारंटी नहीं होती कि साल में तमाम चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। जैसे अभी कोविड आ गया, किसी ने नहीं सोचा था। तो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट सिचुएशंस। सिचुएशंस के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी को, स्ट्रक्चर को मोल्ड करते जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल समरी है जो कि आज के पूरे लेक्चर की है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। और ये तकरीबन 3000 बिफोर क्राइस्ट से लेके आज तक का जो टाइम है, इसके अंदर मैनेजमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको एक नट शेल में प्रेजेंट करने की कोशिश है। किसी का कोई सवाल है अब तक की जो बात थी, इसमें से किसी का कोई सवाल हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मैनेजमेंट। एंशियंट मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की थी कि मैनेजमेंट का नाम तो मैनेजमेंट नहीं था उस वक्त, लेकिन जो पिरामिड्स बने थे आज से तकरीबन 4500 साल पहले, और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया। और वो एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन सिर्फ नहीं है कि रॉक नहीं इकट्ठी कर दी गई हुई। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं, आप मुसलसल मुस्कुरा रही हैं। इज दिस अ नॉर्म टू बिहेव इन अ क्लास कि हम आपस में बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं? 12 सालों में किसी एक ने तो बताया होगा ना कि क्लास में कैसे बैठते हैं। जब तक क्लास चल रही होती है तो उस वक्त तक एक अथॉरिटी किसी को दी होती है बोलने की, तो मेरे ख्याल उसे ही बोलना चाहिए। तो इजिप्शियन पिरामिड्स अर्ली एग्जांपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तो इतना वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू कंस्ट्रक्ट ह्यूज पिरामिड्स वो कैसे मुमकिन हुआ कि एक पिरामिड को बनाने में तकरीबन 20 साल का टाइम लगा और उसके ऊपर 1 लाख बंदा काम कर रहा होता था। एंशियंट, एंशियंट क्या होता है नहीं पता था। एंशियंट इज कदीम, पुराना, माजी। तो माजी की एग्जांपल्स हैं मैनेजमेंट की, जब मैनेजमेंट का नाम मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन प्रैक्टिसेस ऐसी ही थी जिनकी वजह से मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने ये की थी, a group of people working in a coordinated effort in a coordinated way to achieve a common objective efficiently and effectively। तो इन पिरामिड्स को बनाते हुए भी तो ये सारी चीज़ें चाहिए थी। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए था, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी चाहिए था। और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये भी एक एग्जांपल है कि आज से हज़ारों साल पहले इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बन गया। तो ये एंशिएंट मैनेजमेंट की एग्जांपल्स हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि एडम स्मिथ 1776 इज द ईयर जब उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से एक किताब पब्लिश की थी। इस किताब की सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ गई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा था साथ, और जो प्रोडक्टिविटी के बढ़ने को मैनेज करने के लिए जो पैरामीटर्स इस्तेमाल करने थे, उनके बारे में कुछ बुनियादी असूल उन्होंने बताए कि जब भी आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके लिए आपने डिवीजन ऑफ लेबर करनी है। मिसाल के तौर पे अगर एक जूता बनाना है तो एक बंदा अगर उस पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा होगा, तमाम काम वो खुद कर रहा होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर सोल कोई बना रहा है, स्टिच कोई और कर रहा है, उसका
लेदर कोई और प्रोक्योर करके ला रहा है, उसका अपर कोई और बना रहा है, तो 4 बंदे अगर इन्वॉल्व होंगे, तो एडम स्मिथ के ख्याल से अगर 10 बंदे एक दिन के अंदर 10 जूते बनाते हैं और वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, तो अगर डिवीजन ऑफ लेबर कर दी जाए, इन तमाम सप्लाई चेन के इवेंट्स को डिवाइड करके मुख्तलिफ लोगों के हवाले कर दिया जाए, तो ये जो आउटपुट 10 से बढ़ के 48,000 तक की जा सकती है। तो मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो प्रोडक्शन बढ़ गई कई फोल्ड, जैसे मैंने पहले कहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से और एडम स्मिथ की इस बुक की वजह से, जो वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से उन्होंने लिखी थी, कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर है उसको बढ़ाने के लिए डिवीजन ऑफ द लेबर, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि जॉब स्पेशलाइजेशन, हर बंदे के ज़िम्मे एक ही काम हो। जब एक ही काम होगा तो रेपिटेटिवली करने की वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और उसका जो पर यूनिट प्रोड्यूस करने का टाइम है वो कम होता जाएगा। एक तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया जिसकी वजह से 5,000 गुना हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, और दूसरी तरफ से वेल्थ ऑफ नेशन के बाद एक ऐसा लैंडमार्क, इसको इन्वेंशन कहें, दरियाफ्त कहें, या इस तरह की एक इंसान को समझ आ गई एक बात की कि अगर हम एक ही एक्टिविटी को डिवाइड कर लें इनटू द यूनिट्स, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। जैसे कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग का आपको पता है व्हाट इज कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग इकोनॉमिक्स में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, साल बाद उसके ऊपर 10 रुपये प्रॉफिट आता है, तो उसको वापस उस 100 में दोबारा इन्वेस्ट कर दें, तो अगली दफ़ा जो प्रॉफिट आएगा वो 100 पे नहीं आएगा, वो 110 के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब है कि अगले साल जो प्रॉफिट आएगा वो 15 रुपये हो जाएगा। तो फिर उस 15 को निकालने की बजाय 110 में फिर ऐड कर दें, तो 125 हो जाएगा। तो आइंस्टाइन का ख्याल है कि इंसानियत की सबसे बड़ी जो इन्वेंशन है, वो जब इंसान को इस बात की समझ आ गई कि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट क्या होता है, ये इंसानियत की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। देखने में कॉमन सेंस की बात है कि यार इस हर बंदे को पता होनी चाहिए, लेकिन जब तक इसकी रियलाइजेशन नहीं हुई कि कंपाउंडिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑन द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। इसी तरह से एडम स्मिथ ने भी जो बात की, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक जॉब को करने के लिए 10 एक्टिविटीज़ हैं और एक बंदा 10 एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो आप 10 बंदे लगा दें जो सिर्फ एक एक्टिविटी करेगा। तो एडम स्मिथ का क्लेम ये है कि 10 बंदे जो पर डे एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 48,000 तक बढ़ाया जा सकता है, विदाउट एनी ऑटोमेशन, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जस्ट जॉब स्पेशलाइजेशन कर दें, डिवीजन ऑफ लेबर कर दें, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बुनियादी वजह जो एडम स्मिथ ने बयान की वो ये थी कि सिंस द रिसोर्सेज आर स्केयर्स होते हैं, कम याब, कम जो वसाइल हैं वो कम हैं, और इंसान की जो डिज़ायर्स हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो अनलिमिटेड हैं। इसकी बुनियाद क्या थी? डिवीजन ऑफ लेबर की बुनियाद ये थी कि दुनिया के अंदर मौजूद रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और स्केयर्स हैं, कम हैं, लेकिन हमारी जो ख्वाहिशात हैं, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, वो अनलिमिटेड हैं। तो इसके दरमियान ब्रिज कैसे किया जा सकता है? ज़ाहिर है अपने रिसोर्सेज को बढ़ा के, और रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। तो जब भी आप मैनेजमेंट की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, तो एडम स्मिथ का नाम आपने याद रखना है। पहली क्लास में भी मैंने ये कहा था कि ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अगर हिस्ट्री की बात की जाए मैनेजमेंट की, तो आपको एडम स्मिथ का नाम याद होना चाहिए। वेल्थ ऑफ नेशन उसकी किताब का नाम था, और 1776 में उसने लिखी थी। और अगर कोई आपसे टाइम लाइन बनवाता है हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट की, तो आपने टाइम लाइन के ऊपर जो पहला कट लगाना है वो 1776 पे लगाना है। जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से इंसानियत वजूद में आई, उससे लेके 1776 तक का एक टाइम फ्रेम है जब इंसान एक तरह से सोचता आया है। और जैसे ही एडम स्मिथ ने ये किताब लिखी और इंसान को सोचने का एक नया नज़रिया दिया कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है, डिवीजन ऑफ लेबर, और उसकी बुनियाद क्या है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड
जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड है, इसको ब्रिज करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया 18वीं सदी में। इंसान को ये पता चल गया कि एक पॉट के अंदर पानी गर्म हो रहा था, उसके ऊपर जो पड़ा हुआ ढकना था वो हिल रहा था। तो समवन रियलाइज्ड कि ये क्या कोई जिन है, कोई भूत है, ये क्यों हिला रहा है। तो भाप को एज ए एनर्जी का सोर्स इंसान ने समझ लिया कि ये जो भाप है इसके अंदर एक एनर्जी होती है, अगर हम इसको चैनलाइज कर सकें, इसको किसी स्ट्रक्चर के अंदर डाल सकें, तो इसकी मदद से हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, उसको बढ़ा सकते हैं। बुनियाद ये थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, कि जिससे ऑटोमेशन और एनर्जी और टेक्नोलॉजी बाद में जितनी भी डेवलप होती है, उसकी बुनियाद ये थी कि भाप से हम एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इज द केस विद फायर, कि आग से हम एनर्जी बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो ह्यूमन पावर थी दैट वाज सब्स्टिट्यूट बाय द मशीन पावर। अब जाहिर है जब एक इंसान काम कर रहा होगा तो उसकी लिमिटेशन है, जब मशीन काम करेगी तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। मशीन तो 24 घंटे चल सकती है और 24 घंटे सिमिलर प्रोडक्टिविटी दे सकती है। इंसान 24 घंटे काम नहीं कर सकता, सिमिलर प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता। तो मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर अब इन दोनों फैक्टर्स को आपने समझना है कि ये दोनों फैक्टर्स कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं हमें, इंसानों को, कि चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक फील्ड बनाओ, एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन बनाओ, जो इन सारी डेवलपमेंट्स के होने की वजह से इंसान ने जो तरक्की की है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, उसको मैनेज कर सके। एडम स्मिथ ने तो नहीं कहा कि मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसने तो ये कहा कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, कि इंसान की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं, और डिवीजन ऑफ लेबर करो ताकि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये कह रहा है कि ह्यूमन पावर के अंदर एक लिमिटेशन है, कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे मुसलसल प्रोडक्शन नहीं दे सकता और कंटिन्यूसली सेम पेस के ऊपर भी काम नहीं कर सकता, मशीन कर सकती है। तो ये दो ऐसे सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन्वेंशन इनको कह लें, इनको वाकयात कह लें, हिस्ट्री के अंदर होने वाली इन्वेंशंस कह लें, या हिस्ट्री के इवेंट्स कह लें, जिनको इंसान के ऊपर इम्पैक्ट ऐसे पड़ा कि वो मजबूर हो गया कि वो अब मैनेजमेंट के बारे में सोचे। मैनेजमेंट का नाम नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे इन वन वे और दी अदर। तो ये हमें हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है मैनेजमेंट का, उसके दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट किए, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का फील्ड बना। समझ आ गई यहाँ तक? कोई सवाल? नहीं? अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा, चली है, उसकी बुनियाद क्या थी, उसकी फाउंडेशन क्या थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी। और हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आपको किसी भी फिनोमेना की हिस्ट्री का नहीं पता होगा, तो उस फिनोमेना को आप सही तरह ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, और उस फिनोमेना के अंदर आने वाले फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। पहला जो फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच। क्लासिक कहा जाता है पुराने को। तो बेसिकली मौजूदा दौर के हिसाब से जो क्लासिक है मैनेजमेंट का, जो क्लासिकल टाइम फ्रेम है, वो 1919 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। इसके अंदर जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले जैसे मैंने नाम लिया था कि आपको जब हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपने एडम स्मिथ का नाम लेना है, और 1776 का ईयर आपने हमेशा मेंशन करना है। और जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात होगी तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है फ्रेडरिक टेलर को। जी, ये दर्जी नहीं था, वो और था दर्जी। वो दर्जी नहीं, वो मिस्त्री था, वो और है, वो आगे आएगा अभी। ये फ्रेडरिक टेलर है जनाब, ये अप्रेंटिस थे, उसी तरह का ही था, छोटा था, ये एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, अप्रेंटिस था ये, लेकिन माइंड इसका साइंटिफिक था। जिस फैक्ट्री के अंदर ये काम करता था, उस फैक्ट्री में 4-5 साल बाद इसको चीफ इंजीनियर बना दिया गया। सिर्फ ये चीज़ों को चूंकि साइंटिफिकली देखता था। साइंटिफिकली देखने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज साइंटिफिक? नहीं, नहीं, दूर नहीं।
साइन नहीं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियर ही बनेगा। साइंटिफिक क्या होता है? साइंटिफिक, व्हाट इज साइंटिफिक? साइंस से, साइंस, साइंस से आया है साइंटिफिक, कि आपने चीजों को क्वांटिफाएबल फिनोमेना में देखना है, चाहे ऑब्जर्वेशन से देखें चाहे एक्सपेरिमेंट से देखें। कि आप रिलेशनशिप देखते हैं कि 2 + 2 हम करते हैं तो 4 ही होता है। एक काम करने का बेस्ट जो तरीका हो सकता है, साइंटिफिक तरीका हो सकता है, उस तक पहुंचना है। तो इसने एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में। जैसे मैंने कहा था कि जो हिस्ट्री है मैनेजमेंट की, जो इमरजेंस है वो बहुत पुरानी नहीं है। मतलब आज से तकरीबन 100 साल पहले जो पहला नोटेबल कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, वो 1911 के अंदर आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो कि एक इंजीनियर ने लिखा था। इससे दूसरी बात क्या साबित हो गई कि मैनेजमेंट इज हैवीली बारोड फील्ड, बाकी डिसिप्लिन्स ने इसकी बुनियाद रखी। अब ये जो इंजीनियर साहब थे, इनको हम साइंसदान ही कह सकते हैं कि ये साइंटिस्ट थे, साइंस की तरफ से था या अप्लाइड साइड से था, मैनेजमेंट का बंदा नहीं था ये। इसने एक थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दी, उसकी 4 बुनियादी असूल उसने बताए, जो उसकी थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थी। उसने कहा कि आपने जो भी काम करना होगा उसको आपने साइंटिफिकली वन बेस्ट वे डिफाइन करना है। कोई भी काम करना है तो उसका सबसे पहले जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, वो ये है कि उस काम करने का एक बेस्ट वे ढूंढना है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो। साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब ये है कि अगर आप उसको पाकिस्तान में करें, अमेरिका में करें, बरतानिया में करें, चाइना में करें, उसका नतीजा सेम निकले। कंटेक्चुअलाइज भी करें तो उस इसको कहते हैं रिगरस, कि आपका जो प्रोसेस है दैट इज रिगरस, कि उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस सोशल कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जा रहा है, उसका नतीजा सेम निकलना चाहिए। तो थ्योरी का पहला जो प्रिंसिपल था वो ये था कि आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है, उसको करने का वन बेस्ट वे ढूंढें। और वो कैसे ढूंढें? दफ्तर में बैठ के नहीं ढूंढना, साइंटिफिक होना चाहिए। उसको अगर रेप्लिकेट किया जाए, किसी जगह दोहराया जाए, तो उसका सिमिलर रिजल्ट निकलना चाहिए। दूसरा असूल ये था कि पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब विद द राइट टूल्स। 3 बातें, बंदा भी ठीक है, उसी जॉब के लिए वो सूटेबल है, और उसके पास रिक्वायर्ड टूल्स भी होने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट सही हो, साइंटिफिक तरीकों से काम कर रही हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, इफेक्टिवनेस हो, एफिशिएंसी हो, तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब विद करेक्ट टूल्स। 3 चीजें। फिर जो तीसरा असूल था दैट वाज स्टैंडर्डाइज मेथड होना चाहिए। हर जॉब को करने का स्टैंडर्डाइज मेथड होना चाहिए। 5 दफ्तर हैं, 5 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, 5 क्लासरूम हैं। अगर आपने साइंटिफिक मेथड से वन बेस्ट वे ढूंढ लिया है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उसी तरीके से काम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक मैनेजर एक तरीके से काम करता है। अब ज़ाहिर है कि अगर फैक्ट्री चल रही है तो उसमें 4 शिफ्टें चल रही हैं, 24 घंटे चल रही है, 8 घंटे की शिफ्ट है। तो एक मैनेजर एक तरीके से करता है, दूसरा दूसरे से करता है, तीसरा आके और तरीके से करता है, और चौथा आके किसी और तरीके से करता है। नहीं, स्टैंडर्डाइज मेथड होना चाहिए। और जो चौथा असूल था साइंटिफिक थ्योरी का दैट वाज इंसेंटिव दें, वर्कर्स को इंसेंटिव दें, मॉनिटरी इंसेंटिव के पैसे भी दें। जिस बंदे को आपने राइट जॉब के लिए विद राइट टूल्स स्टैंडर्डाइज तरीके से काम करवाने के लिए साइंटिफिक मेथड से वन बेस्ट वे ढूंढ के दे दिया है, वो क्यों काम करे? आपने देख लिया कि ये बेस्ट तरीका है करने का, ये इसके टूल्स हैं, ये इसकी जॉब है, ये साइंटिफिक तरीका है, ये स्टैंडर्डाइज मेथड है, वो काम क्यों करे? तो उसको पैसे भी दें। अच्छा, इस सारी कहानी को जो आपने सुनना है वो इस लेंस से सुनना है कि ये माजी की बात है। आपको आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें भी लगेंगी कि यार ये तो अब ऐसे नहीं होता। अब हो सकता है अगर आप इस थ्योरी को क्रिटिकली देखें तो आपको लगेगा यार ये कोई नई बात क्या है इसमें। ये अगर किसी बंदे को कहा जाए ये काम करना है, वो कहेगा अच्छा इस काम करने के लिए मैं राइट बंदा रखूंगा, राइट टूल्स दूंगा,
और राइट जॉब पे लगाऊंगा, स्टैंडर्डाइज तरीका वो करेगा और कोशिश करेगा कि कोई एक ऐसा बेहतरीन तरीका ढूंढ ले जिससे उसको जॉब को किया जा सके और उसको पैसे भी मिलने चाहिए। इट्स कॉमन सेंस, लेकिन 1911 में नहीं थी ना ये। तो ये हिस्ट्री है। कुछ चीज़ें आपको आगे जाके शायद लगें कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें नई बात इसने क्या की। तो ये आज तो कॉमन सेंस लग सकती है, लेकिन जब वैक्यूम था नॉलेज का, इस डिसिप्लिन का, जो मैनेजमेंट है ये इस तरह इमर्ज होकर सामने नहीं आई थी, तो उस वक्त वैक्यूम था, खाली था, खला था। उसको पुर करने के लिए ज़ाहिर है जो पहला स्टेप होता है वो छोटा होता है। तो फ्रेडरिक टेलर की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी है वो आपको समझ आ गई? कोई सवाल है किसी का? नहीं सवाल? अच्छा जी। फिर इन साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बताए, असूल बताए कि जब आपने साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना है तो उसके असूल क्या होंगे। थ्योरी इज एब्स्ट्रैक्ट। वैसे मेरा एक सवाल है कि जब उसने थ्योरी बता दी है, थ्योरी में 4 चीजें उसने बता दी, तो प्रिंसिपल बताने की क्या जरूरत है? अगेंस्ट क्यों जाएगा? जब आप देखो वन बेस्ट वे, मैंने इसको एक्सप्लेन ऐसे किया कि वन बेस्ट वे का मतलब है कि ये रिगरस प्रोसेस के बाद साइंटिफिकली प्रूवन होगा, चाहे अमेरिका में किया जाए, चाहे बरतानिया में किया जाए, चाहे पाकिस्तान में किया जाए, तो दिस वुड बी द वन बेस्ट वे। थ्योरी सर उसने तरीकाकार बताया ना कि तरीकाकार नहीं बताया, ये इस पे बात करती है ना, अब वो प्रिंसिपल बता रहा है कि हमने ये करना कैसे एग्जैक्टली। जो थ्योरी होती है उसको कहा जाता है कि थ्योरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना। एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना को आप डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। थ्योरी को आपको हमेशा वेरिएबल्स के अंदर तोड़ना होता है ताकि उसको अप्लाई कर सकें, ऑपरेशनलाइज कर सकें। तो किसी भी थ्योरी को ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपको उसको सब सेट्स के अंदर तोड़ना होता है, जिसको इसने 4 असूल का मैनेजमेंट। ये भी 4 है। डिवेल्प ए साइंस ऑफ ईच एलिमेंट। जब भी कोई इंडिविजुअल काम कर रहा होता है तो उसकी जॉब को आपने एलिमेंट्स के अंदर तोड़ना है, रिप्लेस बाय ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। रूल ऑफ थंब मेथड क्या होता है? रूल ऑफ थंब क्या होता है? व्हाट इज रूल ऑफ थंब? रूल ऑफ थंब पिछले भी हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि ये रूल ऑफ थंब है, ये तो असूल है, ये तो मारूफ है। टेम्परेरी नहीं होता, रूल ऑफ थंब पक्का होता है, टेम्परेरी नहीं होता। वो तो मतलब स्टैब्लिश एक चीज होती है कि रूल ऑफ थंब है जी। रूल ऑफ थंब है कि क्लास 9 बजे शुरू होगी, रूल ऑफ थंब है, जिसके लिए एक एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तो उसने कहा कि ये जो रूल ऑफ थंब आपने बनाए हुए हैं ना, इनको रिप्लेस करें और इनको, इसके जो जॉब है इसको एलिमेंट्स के अंदर तोड़ें और एक साइंस के जरिए, एक साइंटिफिक मेथड से पूरी जॉब को एलिमेंट्स के अंदर तोड़ें। पहला प्रिंसिपल ये है कि जो भी जॉब कर रहा है उसकी जॉब को इन एलिमेंट्स आप तोड़ें और उस तोड़ने का जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक होना चाहिए। और किसी भी काम करने का जो रूल ऑफ थंब वाला फिनोमेना है इसको साइड पे रखें। दूसरा, साइंटिफिकली सेलेक्ट, रिटेन, टीच एंड डेवलप वर्कर्स। जब भी बंदे को किसी को हायर करना है तो उसका प्रोसेस साइंटिफिक होना चाहिए। साइंसी बुनियादों के ऊपर आप उसका कोई टेस्ट लें, उसकी कोई आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करें, फिर उनको रिटेन करें और टीच करें। दूसरा असूल ये है मैनेजमेंट का, साइंटिफिक मैनेजमेंट का, फ्रेडरिक टेलर का, कि बंदे को हायर करने का जो प्रोसेस है वो साइंटिफिक होना चाहिए। फिर उसको आप रिटेन करें, उसको टीच करें और उसको डेवलप करें। इसमें मतलब एक लतीफ़ा सुनाया जाता है मैनेजमेंट में कि एक सीईओ के पास प्रपोज़ल जाता है कि हमने स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है। तो एचआर वाला प्रपोज़ल लेके जाता है, फाइनेंस वाला साथ होता है, तो कहता है कि व्हाट इफ़ हम इनको ट्रेनिंग दें और ये छोड़ के चले जाएं। तो सीईओ कहता है कि व्हाट इफ़ कि हम इनको ट्रेन ना करें और ये काम करते रहें। समझ नहीं आई मेरा ख्याल है कि अगर एक बंदे की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है
और आप उसकी ट्रेनिंग नहीं कराते तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती उसकी। तो सीईओ कहता है कि अगर हम ट्रेनिंग नहीं देते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती और ये यहीं रहता है तो कंपनी का नुकसान है। अच्छा जी, अब जो तीसरा असूल है दैट इज कोऑपरेट, कोऑपरेट विद द वर्कर्स। अब उस दौर में जो डिवीजन थी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स वो काफ़ी वाइड थी। वर्कर्स जो फैक्ट्रियों में काम करते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बाद, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान खलीज थी, जो फ़र्क था वो काफ़ी था। तो फ्रेडरिक टेलर ने कहा कि ये जो आइसोलेशन में, जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था कि साइनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती अगर तमाम ऑर्गेनाइजेशन के तमाम सेगमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो साइनर्जी क्रिएट नहीं होगी। तो जो आइसोलेशन है, साइलोज में जो लोग बैठे हुए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के चौथे तीसरे असूल में उन्होंने कहा कि इन साइलोज को तोड़ें, इन आइसोलेशंस को ख़त्म करें और जो डिफरेंस है बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजर इसको ख़त्म करें। फिर साब लोग होते थे जी, जो ऑफिस में बैठे जो फाइलें साइन करें वो तो साब लोग हैं, काम करने वाले और हैं। तो चौथा असूल उन्होंने ये कहा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क है दैट शुड बी इक्वली डिवाइडेड ऑन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो दोनों जो सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर इक्वली आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिवाइड करना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन की, प्रोडक्टिविटी की वर्कर्स के ऊपर नहीं है, मैनेजमेंट के ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर, जो कि एक अप्रेंटिस से, एक हेल्पर से अपना कैरियर शुरू करते हैं और उसके बाद वो चीफ इंजीनियर तक पहुंचते हैं और फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के असूलों के मुतालिक एक किताब लिखते हैं। दूसरी जो बुनियादी कंट्रीब्यूशन है इन द क्लासिकल टाइम ऑफ मैनेजमेंट, वो ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, फ्रैंक गिलब्रेथ एंड लिलियन गिलब्रेथ। फ्रैंक वॉज ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर और जो लिलियन थी ये साइकोलॉजिस्ट थी। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से और साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से घर में जो, सॉरी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, अमेरिका का रियाज मलिक था, मलक रियाज, ठीक है। तो जो डिस्कशन होती थी आपस में उसकी वजह से एक उन्होंने थ्योरी बनाई। मियाँ बीवी जब आपस में बात करते थे तो वो अपने फील्ड की वजह से साइकोलॉजी समझना चाहती थी इंसान की, और वो जो बंदा था वो चूंकि मज़दूरों के साथ, मिस्त्रियों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करता था, तो इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाई दोनों ने मिलकर। थ्योरी ये थी कि जब भी कोई वर्कर काम कर रहा होता है तो टाइम एंड मोशन, ये दो बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं। मेरे ज़िम्मे ये काम है कि ये पेज या इस प्रिंटर से निकला, मैंने ये पेज यहाँ से लेना है, मैंने जाके इनको पकड़ा देना है, ये दिस इज़ माय जॉब। इस मोशन के, इस हरकत करने के लिए देयर इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड, एक टाइम चाहिए। अगर देखिए ना, जैसे मैंने कहा बैकग्राउंड समझिए, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है तो वहाँ पे एक बंदा है जो ईंट उठाता है और आगे जाके मेसन को पकड़ा देता है और वो फिर ईंट लगाता है, उसके दरमियान वो प्लस्तर लगाता है। तो इसने कहा कि हर काम करने के लिए वर्कर को कुछ मोशंस रिक्वायर्ड होती है, कुछ हरकतें करता है वो। तो इन हरकतों करने के दौरान वो टाइम ज़ाया करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये पेज यहाँ से उठाना है, मेरी जॉब ये है कि ये प्रिंटर है, यहाँ से पेज निकलेगा, मैंने यहाँ से निकालना है और इनको पकड़ा देना है। मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से पेज निकालता हूँ, पहले इसको देखता हूँ, फिर ख़ारिश होने लग जाती है, फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर इनको पकड़ाता हूँ। तो इसकी वजह से इन्होंने एक थ्योरी बनाई कि जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्रिटिकल फैक्टर है इन्वेस्टिगेट करने वाला, वो ये है कि जो भी मोशन है, जो भी हरकत आपके वर्कर ने करनी है, उसके लिए जो
अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं, पहले उनको इन्वेस्टिगेट करें। पहले देखें कि आपके बंदे का काम क्या है और उस काम करने के लिए जो मोशंस रिक्वायर्ड है उसमें अननेसेसरी मोशंस कौन कौन सी हैं वो रिड्यूस करें, इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और फिर इन्होंने ये एक टाइम एंड मोशन स्टडी कंडक्ट की और इन्होंने ये वाली जो टाइम एंड मोशन स्टडी है ये घर में अप्लाई की। बड़े हैप्पीली मैरिड थे, 12 बच्चे थे इनके, तो एक बड़ी फैमिली थी। तो घर के अंदर इन्होंने ये देखा कि हम जो घर में काम करते हैं पहले उसमें हम देखते हैं कि हम कौन कौन से ऐसी इमोशंस हैं जो अननेसेसरी हैं। और फिर मतलब हैप्पीली मैरिड थे और इनके जो इनके दो बच्चों ने फिर मैनेजमेंट के ऊपर एक किताब भी लिखी। इनके जो बच्चे थे ना दो, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर किताब भी लिखी और उसका टाइटल उन्होंने बहुत जबरदस्त रखा, चीपर बाय द डजन। जब भी आप कोई चीज दर्जन में लेते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। तो वो 12 बहन भाई थे, तो कहता 12 बहन भाई थे तो सस्ते पड़ गए। तो इसकी जो थ्योरी थी, अब ये देखें, अब आपने देख तो लिया कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, जो मसाइल पैदा कर रहा है, वो वाले मोशंस हैं जो कि अननेसेसरी हैं। जब भी वो वर्कर काम कर रहा है तो टाइम किल करने के लिए वो कुछ हरकतें करता है, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब इसका एक नतीजा ये निकला कि हम उन मोशंस को कैच कैसे करेंगे। थ्योरी तो बन गई कि ये जो प्रोडक्टिविटी कम होती है इस वजह से होती है कि कुछ अननेसेसरी मोशंस होती हैं। तो इन्होंने एक डिवाइस बनाई, माइक्रो क्रोनोमीटर इन्होंने एक डिवाइस बनाई जो कि इन्वेस्टिगेट करती थी कि कौन कौन, मतलब आपने लगा दी, अब उसमें वो वर्कर्स को मॉनिटर कर रही है कि कौन कौन सी इसके मोशंस हैं जो कि अननेसेसरी हैं, जो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों का है, मियाँ बीवी का, कि 12 बच्चे पैदा करने के बावजूद इन्होंने इतनी रिसर्च की। ये इनका कमाल है। आपके लिए अब इसमें जो इम्प्लीकेशन है ये है कि आप भी देखें कि आपके ज़िम्मे जो जॉब है, आपके ज़िम्मे जो काम है, या आपकी टीम के ज़िम्मे जो काम है, उसके अंदर टाइम एंड मोशन स्टडी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि ये लुक बिजी डू नथिंग, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे टीम मेंबर हैं जो कि उन अननेसेसरी मोशंस के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर इनका भी ये था कि हायर द बेस्ट एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, और जो अननेसेसरी मोशंस हैं जब आपने उनको एलिमिनेट कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया, तो नाउ यू हैव टू इंसेंटिवाइज द आउटपुट। जो बंदा ज़्यादा प्रोड्यूस करे उसको इंसेंटिव दें। तो क्लासिकल जो अप्रोच है उसके अंदर ये दो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका टाइम मैंने आपको बताया कि ये जो क्लासिकल मैनेजमेंट का टाइम है दैट इज़ बिटवीन 1911 टू 1947। किसी का कोई सवाल है? इसके बाद जो अगला टाइम फ्रेम है दैट इज कॉल्ड जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसमें फिर दो लोग हैं जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर, फिर दो लोग हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। पहले तो वही है हेनरी फॉयल। कौन से वाले जी? फिर वही जवाब दिया, फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस, 4 मैनेजमेंट फंक्शंस वाले हेनरी फॉयल। तो इनकी थ्योरी है जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, और दूसरे हैं मैक्स वेबर।
ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी बनाई थी जिसको कहते थे आइडियल ब्यूरोक्रेसी। आइडियल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी आपने काम करना है तो उसके अंदर तो इसका मीन्स bureaucracy is a type of organization, a type of structure, a type of governance जो हमारी सरकार में इस्तेमाल होती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने ये कर दी, हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसे करती है। तो ब्यूरोक्रेसी इज, ये मैक्स वेबर ने बनाई थी और इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इनका ख्याल ये था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी लाना चाहते हैं, इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं, तो आपको एक अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके फिर उन्होंने कुछ बुनियादी पैरामीटर्स भी डिफाइन किए कि जो भी ब्यूरोक्रेसी होगी उसको आपने किस तरह से डिवाइस करना होगा। उसके जो पैरामीटर्स इन्होंने बताया वो यह था कि आपको उस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के लिए एम्फोसाइज शुड बी ऑन द रैशनैलिटी। व्हाट इज रैशनैलिटी? रैशनैलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, इम्पर्सनैलिटी, टेक्निकल कंपिटेंस एंड अथॉरिटेरियनिज्म, ये बुनियादी फीचर्स होंगे आपकी ब्यूरोक्रेसी के, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। रैशनैलिटी क्या होती है? व्हाट इज रैशनैलिटी? रैशनल होना। रैशनल इज फ्रॉम अक्ल, विजडम, के कुछ चीजें होती हैं जो हमारी अकल में नहीं आती। तो इनका ख्याल ये था कि मैनेजमेंट के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो शुड बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, रैशनल होनी चाहिए। जो चीज़ आपको किसी जगह से 50 रुपए की मिलती है वो आपको 60 की परचेज नहीं करनी चाहिए। जो प्रोडक्टिविटी आप 8 घंटे से ले सकते हैं आपको 10 घंटे में वो नहीं लेनी चाहिए, आपको 8 घंटे में लेनी चाहिए। दिस इज रैशनैलिटी, कि वो चीज़ जो आपकी इंसानी अकल के ऊपर क्वालिफाई करे उसको आपने अपनी मैनेजमेंट का फंक्शन बनाना है। रैशनैलिटी इज अ गुड प्रिंसिपल। रैशनैलिटी होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए सर। आपने कहा नहीं, पहले कहा नहीं। होनी चाहिए। होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि टू बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर्स 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही क्रिटिकल अहमियत की हैं। वन इज कंसिडर्ड ओपिनियन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस। और अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लास में तीनों का शदीद फुकदान है। कंसिडर्ड ओपिनियन होना चाहिए। अगर मैंने हाँ कहा है तो आई शुड नो कि मैंने हाँ क्यों कहा है, और अगर मैंने नहीं कहा है तो आई शुड नो कि मैंने नहीं क्यों कहा है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जो दिखता है वही बिकता है। यस सर। और अगर आपके पास बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो उस आर्ग्यूमेंट का क्या फ़ायदा? कम्युनिकेशन स्किल्स। और कॉन्फिडेंस, बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता होती हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स होने के बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये बात करूँगा तो मैं कर पाऊँगा या नहीं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दें। ऑलवेज हैव अ कंसिडर्ड ओपिनियन, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। इनके बगैर मुश्किल हो जाएगी। सब ने कहा रैशनैलिटी होनी चाहिए, जो चीज़ अकल में ना आए उसको छोड़ दें। रैशनैलिटी है कि आपने हर वो काम करना है जो अकल आपको गाइड करे। तो जो चीज़ अकल में नहीं आएगी वो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि ना करें, अकल में आ जाए। लेकिन सर उससे टाइम वेस्ट होता है और काम ठीक होने को जाए और भी ज़्यादा बिगड़ जाता तो जो चीज़ अकल में आए वही करें, जो ना आए वो ना करें। है। एम्फसाइज मतलब उसको एम्फसाइज करना, जोर देना, जोर दे, अगर वो अकल में नहीं आ रही तो छोड़ दें। नहीं। अकल में नहीं आ रही, वो कहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए और उसमें हर चीज़ की बुनियाद अकल होनी चाहिए, इंसानी अकल की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। मट्टी हो जाएंगे मरने के बाद हम, फिर कैसे जिंदा हो गए? अकल में आती है बात, रैशनैलिटी में आती है। जिन आग से बने हैं, ये रैशनैलिटी में आती है बात।
जन्नत होगी, रैशनैलिटी में आती है, दोज़ख होगी, ये रैशनैलिटी में आती है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? रैशनैलिटी दे जवाब इसका। असूल ये है ना कि हर चीज़ को किसी ने पैदा किया है और पैदा अल्लाह ने किया है। असूल ये है। हर चीज़ को पैदा करने वाला है। तो अल्लाह के ऊपर ये असूल क्यों नहीं अप्लाई होता? तो फिर रैशनैलिटी तो ना हुई ना, ईमान हो गया ना। तो यही तो सवाल था कि हर चीज़ में रैशनैलिटी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं भी हो सकती। हाँ, एक आ गया जी कहता नहीं भी हो सकती। पहले तो सारे कह रहे थे रैशनैलिटी होनी चाहिए। एक दूसरा लेंस आपने अपनी पूरी बिजनेस एजुकेशन में ये भी रखना है, जिसका फ्लेवर भी आपको मिल गया होगा थोड़ा सा। ये सारा कुछ वेस्ट में बना है, ये सारी थ्योरी वेस्ट में बनी है। तो वेस्ट वालों के लिए बाप का नाम ना पूछना इज़ परफेक्टली फाइन। एप्लीकेशन फॉर्म में वो उन्होंने खाना ही उड़ा दिया। तो जितनी भी ये थ्योरीज हैं, इसमें सम टाइम यू वुड फील के जो कॉन्टेक्चुअलाइज इंफॉर्मेशन है या जो कॉन्टेक्चुअलाइज टू आर लोकल कल्चर है वो मिस है। वो तो आपने जब आप लोगों का कंसिडर्ड ओपिनियन ही नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा? कंसिडर्ड ओपिनियन का तो फ़ायदा यही होगा ना कि आप जिस चीज़ के बारे में सही या गलत का फैसला करेंगे वो आप सोच समझ के करेंगे। जब आप सोच समझ के करते ही नहीं, एक बंदे ने कहा कि नहीं, फिर सारी क्लास ने कहा हाँ होनी चाहिए, वो कहता हाँ होनी चाहिए, तो कंसिडर्ड ओपिनियन किधर है? हर चीज़ को आपने इस लेंस से भी देखना है कि ये सारा वेस्ट में ने बनाया है, ये कोई अल्लामा इकबाल ने नहीं चीज़ें बनाई। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे आपको ये चीज़ नज़र आए कि रैशनैलिटी ठीक है, अप टू अ लिमिट ठीक है, लेकिन ये नहीं कह देना कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर रैशनैलिटी नहीं होगी तो उस चीज़ को आपने शामिल नहीं करना। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई मौलवी साहब को ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और मौलवी साहब को लगता है कि साल बाद, ये कोई भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कह लेते हैं, मौलवी साहब थोड़ा सख्त हो गया, और वो कहते हैं कि साल बाद मैंने ये कमाया, इसके ऊपर मैंने ज़कात देनी है। तो रैशनैलिटी तो कहती है कि 2.5% का नुकसान कर रहे हो तुम, पागल हो तुम। रैशनैलिटी तो यही कहती है ना, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से क्यों 2.5% निकाल रहे हो? रैशनैलिटी कहती है नहीं निकालना, ये प्रॉफिट का हिस्सा बनाओ। ठीक है, तो कंसिडर्ड ओपिनियन हर चीज़ के ऊपर, उसमें मतलब तकब्बुर का एलिमेंट नज़र ना आए कि क्योंकि मैं ये सही समझता हूँ तो तुम भी ये सही समझो, ये ना हो। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सही समझते हैं तो यू शुड हैव अ रीज़न। और फिर कंसिडर्ड ओपिनियन का फ़ायदा क्या है कि अगर आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाओ विद कॉन्फिडेंस, तो इसके साथ बाय डिज़ाइन जो 2 चीज़ें आएँगी वो आपका कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये पार्सल ये पूरा पैकेज होना चाहिए, कंसिडर्ड ओपिनियन, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो यू शुड हैव अ प्रॉब्लम, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। और बिज़नेस ग्रेजुएट के लिए ये कम से कम ये जो 3 का आंकड़ा है ये बहुत ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्ट करना होता है किसी चीज़ के बारे में, अंदाज़ा लगाना। तो दूसरा जो इस गवर्नेंस का, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस का की पिलर है, दैट इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट द इवेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा होनी चाहिए। इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी ये होता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आगे बंदा कौन है, पॉलिसी शुड बी सेम। इम्पर्सनल होना, हम लोग सम टाइम जब फैसला करने लगते हैं तो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि सामने खातून है या मर्द है, लड़का है या लड़की है, दोस्त है या जिसके साथ हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं करती। तो जो मैक्स वेबर की थ्योरी है उसमें ये है कि वो इम्पर्सनल होना चाहिए। आपका जो डिसीजन है, जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है वो इम्पर्सनल होना चाहिए। फिर टेक्निकल कंपिटेंस, आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जिस बंदे के ज़िम्मे जो काम है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। और पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि टेक्निकल स्किल्स या टेक्निकल कंपिटेंस का मतलब ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं। एक सेल्समैन के लिए टेक्निकल कंपिटेंस है कि वो सेल कर सके। एक ड्राइवर के लिए कंपिटेंस, टेक्निकल कंपिटेंस ये है कि वो गाड़ी चला सके। एक टीचर के लिए टेक्निकल कंपिटेंस ये है कि वो लेक्चर दे सके। तो टेक्निकल कंपिटेंस इज कि जो आपकी जॉब है उसको प्रोफिशिएंटली करने का नॉलेज है या नहीं। प्रोफिशिएंटली क्या होता है, व्हाट इज प्रोफिशिएंसी?
प्रोफेशनल तरीके से। महारत से, अच्छे तरीके से। और अथॉरिटेरियनिज्म, आखिरी जो उनकी ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है मैक्स वेबर का, वो ये है कि आपकी जो गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए किसी एक बंदे के पास। अगर सारे ही बॉस होंगे तो काम कौन करेगा? सारे हिसाब लोग होंगे, फाइलें साइन करने वाले होंगे, तो काम कौन करेगा? तो अथॉरिटेरियनिज्म भी होना चाहिए, किसी एक के पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। जी, किसी का कोई सवाल है? ये मैक्स वेबर जो है, आपने अभी ब्रिटिश मेथड से बात करी, ये इम्पर्सनैलिटी, ये इम्पर्सनैलिटी, ये रैशनैलिटी वाली बात है। तो बात ये सुन, ये अगर ना हुई तो मतलब उनके ख्याल समझ में में, ना आई तो उनके ख्याल में जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। जी, आपने जो भी फैसला करना है वो रैशनैलिटी से करना, इनरैशनल होकर फैसला नहीं करना, उनका ख्याल। बस ये सवाल है किसी का? चलें जी, 15 मिनट की ब्रेक करते हैं, फिर वापस आते हैं।